ये अमेरिका के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेरिका हमेशा इजराइल के रेस्क्यू में आया। अगर आप देखें, चाहे वो 67 वार था या 73 वार में, अगर वो इनकी मदद नहीं करते तो हो सकता था दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। ये पॉलिसी अगर इजराइल चाहता है कि किसी तरीके से वहाँ पर फिलहाल अमन अमान ही रहे, ज़्यादा एस्केलेट ना हो प्रॉब्लम, तो उसके लिए भी ये बेहतर है कि वो अपना जो है रिजिड एटीट्यूड छोड़े और इस वक्त सॉफ्ट अप्रोच करे। अगर हो सके तो बातचीत का रास्ता भी अपनाए, वही उसके लिए सही रहेगा। जितनी वो इसमें यानी कि मसल पावर का इस्तेमाल करे, फोर्स का इस्तेमाल करे, इतना ज़्यादा इसमें एंगर और रिटाइलेशन होगी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इंटरनेशनल खबरें पहुंचा रहा है और कुछ जानकार लोगों से भी आपकी मुलाकात कराई जाती है। इसका मकसद यही होता है कि दुनिया के हालात को ज़रा गहराई से जाना जाए। इस वक्त कई हफ्ते से इजराइल में एक एक्सरसाइज चल रही है नई सरकार बनाने की। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लेम किया है कि उसके साथ 120 में से 64 मेंबर्स का सपोर्ट है, लेकिन वो सरकार अभी क्यों नहीं बन पा रही, क्या कुछ हालात हैं? आपस में इख्तलाफात काफी हैं। खुद वहां प्रोटेस्ट तक हो रहे हैं, खुद यहूदी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो नई सरकार आ रही है वो शायद कुछ ज्यादा हार्डलाइन होगी। फिलिस्तीनियों की तरफ से तो अभी कोई उस तरह से रिएक्शन आने की जरूरत ही नहीं है, वहां अंदर ही कुछ ऐसे हालात बने हैं जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू जरा मुश्किल में हैं। उस पर बात करेंगे। इसके अलावा खुद अरब मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है। ओमान की पार्लियामेंट में इजराइल के साथ ताल्लुकात रखने को, जो उनके यहाँ बाइकॉट का कानून था, उसे कुछ और उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है, उसे और सख्त किया जा रहा है। उधर एक खबर यह भी है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच में शायद नए साल के शुरू में ताल्लुकात हो जाए, ऐसा एक बयान इजराइल के मेंबर पार्लियामेंट का आया है। इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो हमें वक्त दे देते हैं, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। शेख मंजूर साहब, बताइए कि इजराइल में इस बार जबकि 4 साल के अंदर 5वें इलेक्शन हुए, 5वें इलेक्शन में आकर के कोई मेजोरिटी की बात आई। इससे पहले कोई मेजोरिटी नहीं हो पा रही थी किसी भी सरकार के लिए। अब भी सरकार बनाना क्यों मुश्किल हुआ है? देखिए, जो अब की बार जो गवर्नमेंट आई उसमें एक्चुअली क्या हुआ है, इस वक्त जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू थे, उन्होंने अब की बार बहुत सारे जो रिलीजियस ग्रुप्स है, जो ज्यूइश ग्रुप्स है, उनको अपने साथ मिलाया। उनके कुछ कंडीशंस थे जिनको वो पूरा करने में वो हिचकिचा रहे थे, लेकिन अभी आधा घंटे पहले इन्होंने जो बिन इनमें से सबसे ज्यादा जो है हार्ड लाइनर जो है बिन गैवियर उसे माना जाता है, इसको सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया गया था। उसकी कुछ डिमांड्स थे। वो कहता था उनको अनप्रेसिडेंटेड पावर्स मिलने चाहिए, जो अभी पार्लियामेंट में पास हुआ, 61 वोटों से पास हुआ और 54 इसके खिलाफ पड़े। हालांकि इसके बारे में बहुत सारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स है, जो जनरल्स है, उन्होंने अप्रहेंशन जाहिर किए हैं। यही एक वजह थी कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि अब इनकी ये कंडीशन पार्लियामेंट में पास हुई है और अब हुकूमत बनाने में इतने मुश्किलात उनको नहीं आ जाएंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट न सिर्फ रीजन पर पड़ेगा, बल्कि जो इजराइल के लॉन्ग टाइम से उनके जो पार्टनर्स है, फ्रेंड्स है, जो उनके सपोर्टर्स है, उनको भी इसके बारे में खदशात है। हालांकि ये बेन गेविर जो है, इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि वो सेटलमेंट्स जो है ऑक्युपाइड टेरिटरीज में करेंगे, और उनकी जो वो इतने हार्ड लाइन माने जाते हैं जहां नेतान्याहू भी कहीं नहीं है।
इसी वजह से अमेरिका ने भी पहले ही डिजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर को वार्न किया था कि इनको लगाम दीजिए, उन पर ज्यादा इनको फ्रीडम मत दीजिए, वरना ये ताल्लुकात में इनके वजह से दे। अब इसका इम्पैक्ट हमें गल्फ कंट्रीज में भी नजर आता था। जो गल्फ कंट्रीज 2-3 साल पहले उन्होंने विलिंगनेस दिखाई थी कि हम इजराइल के साथ नेगोशिएट करेंगे, और किया भी, एस्टेब्लिश रिलेशंस भी किए, यहाँ तक कि ट्रेड, बिजनेस, और उनके मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, एक प्रेसिडेंट भी एक दूसरे के यहाँ गए। लेकिन अब जो नई बात आई है, इसमें अगर आप देखेंगे ओमान का भी पहले जो था, अगर आप देखें बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर में उनके ताल्लुकात अच्छे होने लगे थे, लेकिन अब एक नई थिंकिंग आ रही है। जिन कंट्रीज ने नहीं किया है वो, इनका ये अब ये लग रहा है कि इसमें हेस्ट में नहीं कोई डिसीजन लेना चाहिए। उस वक्त ट्रंप ने कुछ अरब मुल्कों को हरास किया, पुश किया, उनको धकेल दिया, विलिंगली और अनविलिंगली उन्होंने एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से 5-6 कंट्रीज ने उस वक्त इसराइल को एक्सेप्ट, रिकॉग्नाइज भी किया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी किए, उनके साथ जो दूसरे रिलेशंस उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन इसमें एक तो ओमान का भी लग रहा था वो भी इसी लाइन को पकड़ेगा, लेकिन जो हाल ही में वहां पर ये है, उसमें लग रहा है शायद लोगों में इसके बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है, रोष है। क्योंकि हुकूमत अगर आप देखेंगे जो हाँ, खासकर मिनारकी में यहाँ ऑटोक्रेटिक रूल होता है, डिक्टेटरशिप रूल होता है, वहाँ गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान लोग कुछ सोचते हैं, गवर्नमेंट कुछ और करता है अपने बिल पर, और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती है। लेकिन कभी कभी इनका भी ये है, ये भी लोगों का ये सूंघ रहे हैं उनका क्या मंशा है, कहीं ज्यादा रोष न हो। अगर आपने देखा सऊदी अरब आखिर पर इस वजह से रुक गया इजराइल के साथ आगे बढ़ने में, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन में, उनको लगा कि जो इस्लामिक वर्ल्ड में उनकी एक इमेज है, शायद उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा, और इसीलिए वो रुक गए। हालांकि ये भी पॉसिबल है कि विदाउट डिप्लोमेटिक रिलेशंस और कॉर्डियल रिलेशन एक दूसरे से वो बातचीत भी करते होंगे या कुछ और भी करते होंगे, लेकिन इसीलिए ये इनका मिजाज है, वो देखते हैं कि अगर लोगों को ये पसंद नहीं है तो शोरा ने एक ऐसा रूल पास किया ओमान में जिसमें ये कहा गया है, डिमांड की गई है गवर्नमेंट को कि वो स्ट्रिंजेंट मेजर्स ले इनके खिलाफ। जो लगता था डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए, अब ऐसा लगता है ऐसी बात नहीं। हो सकता है इसमें ये जो नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन है इसका भी बड़ा हाथ है, क्योंकि अल्टीमेटली ये अरब कंट्रीज के जो इनके ब्रदरन है, जिनको ये फलस्तीनियंस को कहता है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। वैसे वो पहले से ही पिछे जा रहे हैं, उनको तो ऑलरेडी हालत खराब है, इससे फर्दर एग्रीवेट सिचुएशन जो हो जाएगी। ये भी एक ऐसा है कि जो चेंज आई है जियो पॉलिटिक्स में, खासकर अरब रीजन में जो पॉलिसी में चेंज आ रही है, ये भी एक इसका साइन है कि वो इतना अब वेस्ट को इतना, यानी कि जब एक बार वो खौफ खत्म हुआ कि पहले ये डर रहे थे अगर हम उनके साथ कन्फ्रंट करेंगे या कुछ करेंगे तो हो सकता है उनकी हुकूमत जाएगी, उनके यानी कि सर्वाइवल के चांसेस बहुत, एक बार इन्होंने अब शुरू किया तो दूसरी कंट्रीज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ इश्यूज पर वो अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी को चलाए, जहां उनको थोड़ा बहुत ब्रीदिंग स्पेस भी मिले, लोग भी खुश रहे, और ये उनके सर्वाइवल के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, ताकि एटलीस्ट मेजर इश्यूज पर लोगों और हुकूमत के दरमियान जो है खलीज ना रहे। उनमें से पलस्तीन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है अरब्स के लिए, हालांकि एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ये है, अरब्स के लिए खास कर था।
ये इश्यू बन गया। हो सकता है ये एक नई चेंज आई है वहां पर। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ अरब मुल्कों में आमतौर पर सरकारों की और वहाँ की आवाम की सोच अलग होती है। और अभी पिछले दिनों फीफा वर्ल्ड कप में वो बात सामने भी आई। खुद इजरायली मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि अरब लोगों ने, आम लोगों ने उनसे बात करना पसंद नहीं किया, उन्होंने नफरत जाहिर की। अभी अगर इसराइल में ज्यादा हार्डलाइन लोग सरकार में आएंगे, जैसा कि नजर आ रहा है, और इसके साथ साथ रेजिस्टेंस मूवमेंट भी अपनी तरीके से मजबूत हुआ है। अब से पिछले कुछ महीनों में इसराइल के फॉर्मर मोसाद के चीफ और कई इंपॉर्टेंट लोगों ने यह कहा है कि अगर कोई नई जंग शुरू होती है तो हर दिन 2 से 3 हजार मिसाइल और रॉकेट इसराइल पर आकर के गिरेंगे। उनका सामना करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो ऐसी हालत में अगर हार्डलाइन एलिमेंट्स वहां पर आते हैं और फिलिस्तीनियों को ज्यादा प्रेशर में रखते हैं या उनके घरों को और तोड़ते हैं, अपनी बस्तियां बढ़ाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो कन्फ्रंटेशन पैलेस्टाइन इजराइल वाला कुछ ज्यादा फ्लेयर अप होगा? देखिए, कंसंट्रेशन बढ़ने के कोई बहुत चांसेस है। इस वजह से चांसेस है, जब एक हार्डलाइनर इनके सिस्टम आ जाएगा, नेचुरली रिएक्शन इसकी होती है। अब इसमें क्या है, अमेरिका के लिए कैश 22 पोजीशन है। एक तरफ वो यूक्रेन वार में पूरी तरह फंस गया है, दूसरी तरफ उसके पास ताइवान है, जहां कल चाइना ने वहां पर मैसिव जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ड्रिल्स किए वहां पर। वो भी इसका एक फ्लैश पॉइंट है। अब तीसरा जो है वो इजराइल है। और यहां से आप देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से अमेरिकन इकोनॉमी जो है, कोरोना वायरस की वजह से, जो यूक्रेन वार की वजह से, जो दूसरे और रीजन है जिसकी वजह से वो इतनी श्रिंक हो गई है, वो इतनी, इसकी ग्रोथ रेट भी बहुत कम है, यानी कि इवन माइनस में कहीं कहीं जाती है। ये सारी चीजें कितने फ्रंट वो करेंगे एक से, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये इशू भी ज्यादा न बढ़े। इन्होंने इसीलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने डिजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर को बार बार कहा है, इसको बढ़ने मत दीजिए, वरना उनके लिए भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ से रिटेलिएशन होगी और ये एक्सपैंड हो जाएगा दूसरे इलाकों में, हम गाजा में हो सकता है, लबनान या दूसरे इलाकों से ये बढ़ जाएगा, तो इनके लिए, ये अमेरिका के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अमेरिका हमेशा इजराइल के रेस्क्यू में आया। अगर आप देखें, चाहे वो 67 वार था या 73 वार में, अगर वो इनकी मदद नहीं करते तो हो सकता था दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। इसलिए ये उनको भी समझना चाहिए, जितना वो इसमें नए रिजिडिटी दिखाएंगे, टफ लाइन लेंगे, उसकी रिटेलिएशन भी हो सकती है। ऑलरेडी पिछले जो इस साल हमने देखा, हमले होते रहे हैं, और खासकर वेस्ट बंग से ज्यादा ये हुए अटैक्स इन पर, जिसमें कुछ लोग भी मर गए। इसलिए ये पॉलिसी, अगर इजराइल चाहता है कि किसी तरीके से वहां पर फिलहाल अमन अमान ही रहे, ज्यादा एस्केलेट ना हो प्रॉब्लम, तो उसके लिए भी ये बेहतर है कि वो अपना जो है रिजिड एटीट्यूड छोड़े और इस वक्त सॉफ्टली या सॉफ्ट अप्रोच करे। अगर हो सके तो बातचीत का रास्ता भी अपनाए, वही उसके लिए सही रहेगा। जितनी वो इसमें यानी कि मसल पावर का इस्तेमाल करे, फोर्स का इस्तेमाल करे, इतना ज्यादा इसमें एंगर और रिटाइलेशन होती है। अच्छा, अमेरिका का रोल बहुत ही, जैसा कि आपने भी बताया कि इजराइल को हमेशा बचाने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए उसकी कोशिश रहती है। अभी हमने देखा कि बहुत मौकों पर, हालांकि हमेशा, कि वो इजराइल के हर जुल्म पर पानी डालता है, यानी उसको भूलने की कोशिश करता है। अल जजीरा की जर्नलिस्ट जो असैसिनेशन हुआ, और उसमें उस किलिंग की जांच के लिए उन्होंने वो सपोर्ट नहीं किया। हेग में उनका मुकदमा पहुंचा अल जजीरा की तरफ से, उसके भी खिलाफ वो बोले। और मुख्तलिफ सतहों पर फिलिस्तीनियों पर लगातार जो जुल्म हो रहे हैं, इससे पहले ट्रंप के जमाने में
तेल अवीव से एम्बेसी शिफ्ट की गई अमेरिका की अल कुद्स में, जेरूसलम में। तो ये सारे काम तो वो करता है, वो खुद ही तय करता है कि कितना करना और कितना पीछे रहना है। क्या क्या कुछ है ये, मतलब इधर फिलिस्तीनियों में भी वो अपना चेहरा अच्छा दिखाना चाहता है। देखिए, अब वो बात तो गई है। वो पहले लग रहा था डेमोक्रेट्स और खासकर रिपब्लिकन, खासकर इसमें से जो ट्रंप का रोल था, ट्रंप का रोल टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन बहुत ही डिजास्टर्स रहा है, तबाहकुन रहा है। उसने इतने डिसीजंस लिए जो दूसरे प्रेसिडेंट्स, चाहे वो रिपब्लिकन थे चाहे वो डेमोक्रेट्स थे, 70 ईयर्स में इतने डिसीजन किसी ने भी नहीं लिए अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पैलेस्टीनियन। सबसे बड़ी बात जो है, उसने ये जो शिफ्ट की फ्रॉम टेल से यहाँ एम्बेसी शूटिंग, उसके अलावा उसने ये जो अब्राहम अकॉर्ड किया था वो नलिफाई, जो इससे पहले था कैंप डेविड में या दूसरी जगहों पर जो 2 स्टेट फार्मूलाज है, उस पर ज़रब लगाई उसने। अब इस हुकूमत को भी जो है, हालांकि बिगिनिंग में उन्होंने कहा था कि हम रिव्यू करेंगे, अपनी एम्बेसी वापस लेने के लिए भी कर रहे थे ये भी कहा था, लेकिन वहां पर एक लॉबी स्ट्रांग, इतनी लॉबी है। अब वो इनको कहते हैं ये चीज तो अब हुआ है, अब इसको रिवर्ट मत कीजिए। ये एक नई है पॉलिसी, और इसमें ऐसा ही होता है कि फिर वो कहते हैं कि इनको, हाँ जी, कुछ चीजें अभी भी वो कहते हैं, जबानी अभी भी वो कहते हैं 2 स्टेट फार्मूला, लेकिन आप देखिए आज 3 साल तकरीबन हो गए बाइडेन की हुकूमत, नेगोशिएशंस की बात नहीं की, कभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जहां वो फलस्तीनियंस के हुकूक की बात करे या दोनों साइड्स को बुलाए उनको। जैसे एक्टिविज्म हमने देखा था बराक ओबामा के ज़माने में, जब जॉन कैरी तकरीबन अपने 4 साल के दौरान तकरीबन 12-13 बार वहां गया और प्रेशर उन पर डाला। उस वक्त वो यही नेतान्याहू चाहता था कि इसको डिले किया जाए ताकि शायद वो नई गवर्नमेंट जो अमेरिका में इंस्टॉल हो, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट उन पर प्रेशर डाल रही थी, वो शायद उस, और वही हुआ भी। फिर उसके बाद ट्रंप आ गया, ट्रंप ने इतना ये जो है इसके फेवर में ही सारा किया। अब ये है, ये हुकूमत भी वो नहीं कर सकती है वापस, क्योंकि एक बड़े पावरफुल लॉबी वहां पर है। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं आप इतनी है सॉफ्ट अप्रोच हार्ड अप्रोच की बात है। ये सॉफ्टली तरीके से करते, ये इशू ज्यादा स्लोली करना चाहते हैं, दूसरे उन्होंने एग्रेसिव तरीके से अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे इस काज को, इस इशू को बहुत नुकसान हुआ है। और खासकर उसमें सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही, बहुत सारे जो रीजनल कंट्रीज थे वो इसमें हैंड इन ग्लव रहे अमेरिका के साथ, और उन्होंने जितना इस काज को, पैलेस्टीनियन काज को नुकसान पहुंचाया, इतना किसी ने नहीं पहुंचाया। इससे जो है यही है कि उनको वर्चुअली उनको आइसोलेट किया गया, इनके फाइनेंसेस को चोक किया। अब अमेरिका ने सिर्फ ये किया, उनको जो फंड्स देते थे एनुअली उनको रिलीज किया, बाकी जो है दूसरे, जैसे आपने कहा यही जो अल जजीरा की उसको मारा गया, उसमें भी वो कहते शायद मारा गया, उन्हीं के सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारा गया। जब उन पर जोर पड़ा फिर कहा हाँ ये हो सकता है। ये देखिए, ये एक चीज है जिसके बारे में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जो है, एटलीस्ट इनको ये चाहिए था कि जो हकीकत है वो सामने लाए। इसमें ये नहीं है कि तेरा गया मेरा तो मेरा, यानी कि अगर वो किया तो वो रॉन्ग है, अगर दूसरा किया तो उसमें नहीं है, वो गलत नहीं है, उसमें रूल एक ही होता है। ये हमेशा इस तरह से दोगलापन और दोहरापन दिखाते रहे हैं। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है, सऊदी अरब और इजराइल के बीच में ताल्लुकात कुछ हो सकते हैं? एक खबर आई है पिछले दिनों रोम में, एक नेसेट के मेंबर ने एक बात कही है कि शायद शुरू साल में ही ऐसा कुछ हो जाए। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता अभी इमीडिएटली, क्योंकि सऊदी अरब की प्रायोरिटी अब इजराइल नहीं है इतना।
उसकी अब नई प्रायोरिटी, वो रिसेट कर रहा है अपनी पॉलिसी को। यानी कि एक तरफ वो, जैसे अभी आपने देखा जब चाइनीज प्रेसिडेंट आया तो उनके साथ तकरीबन $35 बिलियन के उन्होंने यानी कि एग्रीमेंट्स भी किए, बहुत सारे एमओयू साइन किए। अभी 2 दिन पहले उन्होंने जापान के साथ भी बहुत यानी कि मैशू बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो वहां पर भी इन्होंने एग्रीमेंट किए। वो अपनी, एक तो इस वक्त यूक्रेन वार की वजह से जो नेचुरल गैस और दूसरे रिसोर्सेज है उनको वो यूटिलाइज करना है, तो दूसरे उस पर उनका ज्यादा ध्यान है कि वो किस तरीके से इसको करें। दूसरी तरफ जो ये पॉलिसी को ग्रेजुअली चेंज करें, एकदम नहीं चेंज कर सकते हैं, वो इसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे हैं। जो डिप्लोमेसी में ऐसा ही होता है कि ऑल ऑफ अ सडन करेंगे, इसके रिपरकशंस भी बहुत होंगे, तो उसमें उनको बहुत टाइम लगेगा। वो इस वक्त इनको सूट नहीं करेगा। और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे रशिया ने भी इनडायरेक्टली यूक्रेन पर जो ये कहता है, ये कहता है ज़ियोनिस्ट लॉबी है वहां पर काम कर रही है, इस वजह से वो एक किस्म के यानी कंफ्यूजन सारे दुनिया में है कि कौन किसके साथ है। इसलिए वो वेट एंड वॉच पॉलिसी करेंगे। जब थिंग्स इमर्ज हो जाएंगे क्लियरली तो हो सकता है उस वक्त कोई डिसीजन। और दूसरी बात, मुझे एक बात समझ में नहीं है, इजराइल के साथ ताल्लुकात से क्या फायदा होगा। मुझे लगता है ज्यादा नुकसानात ही है बजाय फायदा, क्योंकि बड़ी कंट्री नहीं है, इतनी बड़ी कंट्री नहीं है जिससे कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आप सौदा करोगे। यहां हमारे ताल्लुकात जो है पिछले 30 साल से है, 35 साल से। अभी मैं कल परसों देख रहा था $7 बिलियन ही टोटल जो है टू वे ट्रेड है, उसमें भी ये। अब आप जहां एक कंट्री $300 बिलियन का ट्रेड कर रही है या उससे ज्यादा कर रही है, उसमें 5 या 2 या $3 बिलियन का क्या मकसद रखता है। और दूसरी बात, इससे जो गुडविल है सऊदी अरब या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज को इस्लामिक वर्ल्ड में, वो नहीं रहेगी। तो क्या आप $2-3 बिलियन के ट्रेड या दूसरी जो फैसिलिटीज हो सकते हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी विच इज अवेलेबल ना सिर्फ इसराइल में, आपको अमेरिका या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी वो अवेलेबल होगी। क्या इसके लिए आप अगर करोगे इतना, आई थिंक इज द बिग प्राइस दे हैव टू पे। ये बहुत ही, यानी उन्हें खुद एक जो इमेज का नुकसान होगा वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इमेज। अच्छा, एक एक खबर और आ रही है, वो मीडिया में बहुत कम नजर आ रही है, वो ये कि यमन के हूथियों ने एक बात कही है कि यूएई ने जो यूनाइटेड नेशन की रिकॉग्नाइज्ड सरकार है, जो जद्दा से वहां से काम करती है, रियाद से, सऊदी अरब की पसंद की, उनके साथ एक एग्रीमेंट करके बाबुल मंदब के नजदीक के कुछ जजीरों और किनारे के कुछ इलाकों का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, और उसका मकसद अमेरिका और इजराइल के फौजियों को वहां बिठाना है। तो ये बाबुल मंदब इतना कितना इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ है उस पर इजराइल और अमेरिका का एक कंट्रोल की कोशिश? क्या इसी के लिए ये जंग शुरू हुई थी कि कहीं प्रो ईरान एलिमेंट्स के हाथ में ये रास्ता ना आ जाए? देखिए, एक चीज है, ये जो अगर आप देखेंगे सारा जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ऐसी चीजों में, इससे पहले ये जो है वो, और यमन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री, पहले ये 2 हिस्सों में थी, नॉर्थ और साउथ में। अल्टीमेटली जो सालेह अब्दुल्ला था उसने उनको यानी कि उस पर भी कब्जा किया और मर्ज करके बड़ा पावरफुल बन गया था वो इसमें। तो दूसरी बात, अगर आप देखेंगे एडन पोर्ट या दूसरे जो इसके एरियाज थे, दे वेर मेन रूट्स फॉर सऊदी अरेबिया ऑल्सो। यहाँ से जो हाजी जाते थे वो अदन ही जाते थे, और मेन जो है गुड्स और ट्रांसपोर्ट, जब तक ये जद्दा पोर्ट उन्होंने डेवलप किया, इससे पहले सारा कुछ था वहां पर, और वाइटल इंटरेस्ट के ये चीजें हैं वहां पर। इसीलिए वो चाहते हैं, हर एक कंट्री का ये चाहता है कि एक तो इसमें ये भी है, ये सारा जो वहां से नेविगेशन रूट जो है, सी रूट है, इसके लिए आपने देखा एक जिबूती जो जगह है उसमें चाइना ने एक
पोर्ट लिया है वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन का है। दूसरी बात, अगर ये यमन का भी ये जो सिस्टम है ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है ताकि उनको नजर गुजर रहे, इसलिए इस पर हर एक मुल्क की बड़े बड़े कंट्रीज की ज्यादा नजर रहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है इसमें कोई कामयाबी हो जाएगी, क्योंकि अभी भी क्लैरिटी वहां पर सिचुएशन है। अभी 2 दिन पहले ही कोई एक रिपोर्ट आया था कि ओमान का एक डेलीगेशन गया था वहां पर मीडिएशन के लिए, वो तो उन्होंने कहा कोई फ्रूटफुल यानी कि इसका नतीजा नहीं निकला ये जो टॉक्स का। इसलिए जब तक कि क्लैरिटी नहीं होगी सिचुएशन का, जब तक कि यहाँ पर अमन अमान कायम नहीं होगा, फिर पता चलेगा कौन किसके इंटरेस्ट है। एक चीज जो यूएस ने किया था, यूएस जब ये भी एक बड़ा मसला बना जब सऊदी अरब ने और यूएई ने मिलकर यमन पर जो मिलिट्री इंटरवेंशन किया था, उस वक्त बराक ओबामा की बिगिनिंग खत्म होने वाली थी इस पे हुकूमत, उसने उनको कहा मैं इसका साथ नहीं दूंगा। हालांकि उन्होंने उसमें शायद पाकिस्तान से भी वो नाराज हो गए थे, जो कोलेशन जो बनाई थी उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम आपको सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट या सर्विलांस के बारे में, वी विल कोऑपरेट विद यू पर्सनली, यानी कि मिलिट्री इंटरवेंशन में फिजिकली वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन इट। वो उस वक्त की। अब की बात, यमन तो पूरा तबाही है, वहां पर जो स्टारवेशन है, हंगर है, जो लोगों की हालत है, उससे सारी दुनिया वाकिफ है। जब तक वो सारा एक सेटअप कायम नहीं होगा, लकीली अभी पिछले कई महीनों से पीस चल रहा है, थोड़ा बहुत सीज फायर की वजह से ये जो है बड़ी एक्टिविटी नहीं हो रही है। जब तक वहां नहीं होगा ये बातें अभी जो है मुझे प्रीमेच्योर लगती है। टेक्निकली इस वक्त वहां सीज फायर खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जंग नहीं हो रही है, ऐसी है एक्टिविटी दोनों तरफ से सीज हो गई है तकरीबन। हाँ, तो ये बहरहाल शायद कहीं कोई अभी ताजा खबर यह है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ओमान गए हैं और ओमान का ये डेलीगेशन यमन में था, शायद वो कोई बातचीत का सिलसिला कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है आगे भी इस सिलसिले में बढ़ेगा, क्योंकि ओमान के साथ ईरान के भी अच्छे ताल्लुकात हैं। जी। अच्छा, ओमान ने जब भी कोई बड़ा ये जो हुआ है जो गल्फ कंट्रीज के साथ रहा है, वो ओमान वाहिद कंट्री है जीसीसी में जिन्होंने हमेशा ईरान के साथ नॉर्मल रिलेशंस रखे और प्लीड दूसरे मेंबर कंट्रीज को भी कहा कि इसके साथ ज्यादा यानी कि हमें कन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये ओमान का जो है वो काफी पॉजिटिव रोल रहा है इस पूरे इलाके में। बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने इजराइल के इलेक्शन के बाद के सिनेरियो पर काफी तफसील से बात बताई और ये भी इम्कान बताया कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई हालात बिगड़े, कोई जंग की हालत हो, अगर प्रोवोकेशन होगा तो दूसरी तरफ से भी इम्कान है। और दूसरी इसके अलावा सऊदी अरब अभी इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन नॉर्मल करने वाला नहीं है, ये आपने बताया। और ओमान काफी इस पूरे खित्ते में हालात को कंट्रोल करने में काफी मदद करने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।